So hello everyone and welcome back to my channel Study with Zainab. So today we are going to do our first chapter of history of class 10, that is Rise of Nationalism in Europe. And this is the first lecture of this particular chapter. And let's get started. Just a second, let me pick up the pen. Okay. So Rise of Nationalism in Europe, lecture number 1. First, what we have to know is that what is nationalism? What do we mean by the term nationalism? So nationalism is a feeling of oneness, that we belong to one nation. हम एक nation को belong करते हैं, हम एक है, हमारा culture एक है, हमारी language एक है, हमारा देश एक है, हमें अपने देश से प्यार है. उस feeling को, उस oneness की feeling को हम nationalism बोलते हैं. So nationalism is a feeling of oneness with the state or society or country, love and devotion for your motherland. A belief in the political identity of one's country. These are the basic attributes of nationalism. So, a feeling that people have of being loyal to and proud of their country, often with the belief that it is better and more important than the other countries. So, ऐसी feeling कि आप अपनी country के लिए proud हो, अपनी country के लिए loyal हो, और आपको ये belief है कि जो आपकी country है दूसरी country से बहुत ज़्यादा better है और ज़्यादा important है. तो जो oneness की feeling होती है. So nationalism is feeling of oneness. oneness की जो feeling होती है उसको हम nationalism बोलते हैं. That we belong to one nation, और culture is one, और traditions are one, हमारा देश एक है, वो इस feeling को हम बोलते हैं nationalism. I hope it is clear. ओके सो अब आपको इस चैप्टर में कुछ टर्म्स के गो थ्रू आप करोगे तो उन टर्म्स का मतलब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट इज फ्रेडरिक सोरियो. फ्रेडरिक सोरियो कौन था बच्चा? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था. ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट फेमस फॉर प्रिंट्स प्रिपेयर्ड इन 1848. इन्होंने 1848 में कुछ प्रिंट्स प्रिपेयर किए थे जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस थे. सो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट फेमस फॉर प्रिंट्स प्रिपेयर्ड इन 1848 that visualized the dream of a world consisting of democratic and social republics. So he was a French artist. सेकेंड जो आपको पता होना चाहिए दैट इज यूटोपियन. यूटोपियन किसको बोलते हैं बच्चा? यूटोपियन एक्चुअली एक विजन होता है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. मतलब एक ऐसा विजन सोसाइटी का, यानी कि अगर हम उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये इतना परफेक्ट है, इतना आइडियल है कि हमें लगता ही नहीं कि सच में हो सकता है. So a utopian vision is a vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. थर्ड आपको जानना है प्लेबिसाइट हम किसको बोलते हैं. प्लेबिसाइट अ डायरेक्ट प्लेबिसाइट हम किसको बोलते हैं? अ डायरेक्ट वोट. प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट को बोला जाता है. अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल, जिससे कि सारे लोग जो होते हैं एक कंट्री के या एक नेशन के, एक रीजन के, आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. एक वोट है जिससे कि वो कोई इनको प्रपोजल दिया गया होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं. जिस वोट के थ्रू वो करते हैं उस वोट को बोला जाता है प्लेबिसाइट. सो अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्लेबिसाइट. Fourth, we have nation state किसको बोलते हैं? Nation state एक a state that establishes itself as a separate political and geographical entity. एक ऐसी state जो खुद को खुद establish करती है एक separate, एक अलग political और geographical entity की तरह and functions as a complete and sovereign territorial unit. ये जो कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट का, ये यूरोप में बहुत ज्यादा आया. दिस कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड इन 19th century यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. जैसे जैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ती गई वैसे नेशन स्टेट का भी ख्याल लोगों में आने लगा. देन वी हैव फिफ्थ इज मॉडर्न स्टेट. किसको बोलते हैं?
मॉडर्न स्टेट अ स्टेट एक ऐसी स्टेट को बोला जाता है इन विच सोवरेनिटी, जो सोवरेनिटी है इज एक्सरसाइज बाय सेंट्रलाइज्ड पावर ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी और पॉपुलेशन। जब कोई सेंट्रलाइज्ड पावर सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करता है किसी स्पेसिफिक टेरिटरी या पॉपुलेशन के ऊपर, उसको हम मॉडर्न स्टेट बोलते हैं। And the last thing that you have to know is that is absolutist government किसको बोला जाता है? Absolutist government. So absolutist government, a system of government wherein limitless powers are vested in a single person or body. एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पे सारे पावर, सारे राइट्स, सारे प्रिविलेजेस एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल बॉडी में खर्च कर दिए जाते हैं। सो इट इज अ मोनार्कियल, बेसिकली ये मोनार्की होता है जहां पर बादशाह का रूल चलता है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ किसी को कुछ भी सजा दे सकता है, तो बादशाह का रूल चलता है। जहां पर मोनार्की चलती है उसको एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। सो इट इज अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर, जो रूलर होगा, इज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। उसको किसी भी चीज के लिए अपने मतलब जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसको हम एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। I hope it is clear, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। मूविंग फर्दर, नाउ वी हैव फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशनलिज्म, लोगों में नेशनलिज्म शुरू हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशनलिज्म शुरू हुआ। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म। सो हमें पता है कि जो फ्रांस था, फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की इन 1789 में। 1789 में फ्रांस किसके अंडर था? मोनार्की के अंदर। सो फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की इन 1789। 1789 में फ्रांस किसके अंडर था? मोनार्की के अंडर था। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो हम क्लास 9 में पढ़ के आ चुके है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि जो रेवोल्यूशन है, द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन्स। इस रेवोल्यूशन ने सोवरेनिटी को मोनार्क से फ्रेंच सिटीजन्स के पास को दे दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। नंबर 2, लापत्री। यहाँ पर 2 वर्ड्स आपको और जानने हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में 2 आइडियाज अडॉप्ट किए गए। एक लापत्री, लापत्री का मतलब होता है द फादरलैंड और द फादरहुड। ये फ्रेंच में है, इसलिए हमें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़नी है। सो द लापत्री का मतलब होता है द फादरहुड एंड ली सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन। सो आइडियाज ऑफ लापत्री एंड ली सिटोयन अडॉप्टेड। इन दोनों के जो आइडियाज थे वो अडॉप्ट किए गए, मतलब द फादरहुड और द सिटीजन्स की जो आइडियाज थे उनको अडॉप्ट किया गया। और एक नया फ्रेंच फ्लैग, न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, एक नया फ्रेंच फ्लैग जो कि ट्राई कलर था, उसको अडॉप्ट कर दिया गया, रिप्लेसिंग द रॉयल स्टैंडर्ड। और जो एस्टेट जनरल थे उनको कौन इलेक्ट करता था? हम सिटीजन्स इलेक्ट करते थे। सो एस्टेट्स जनरल इलेक्टेड बाय सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को जो था रीनेम कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। और अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश कर दी गई। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का जो सिस्टम है अडॉप्ट कर दिया गया। और फ्रांस था, उसमें फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो फ्रेंच है, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सो फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, मतलब पूरे नेशन की लैंग्वेज किसको बना दिया इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद? फ्रेंच को बना दिया कि अब भाई सब आप लोग क्या बोलेंगे? फ्रेंच बोलेंगे। और जो फ्रेंच आर्मीज थी, फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एंड इटली इन 1790s। इन जगहों पे फ्रेंच आर्मीज गई क्या करने? एक प्रॉमिस के साथ गई, विद द प्रॉमिस ऑफ लिबरेटिंग द पीपल फ्रॉम देयर डिस्पोटिक रूलर्स, कि आपके जो डिस्पोटिक रूलर, जो बादशाह चल रहे, जो मोनार्की चल रही, इससे हम आपको आजाद कराएंगे। क्लियर?
अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसको हम ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोला जाता है कभी कभी, और ये वाज अ पीरियड ऑफ radical social and political upheaval in French and European history that saw series of major changes. इसमें बहुत सारी major changes आई, पावर में भी आए और political system में भी आई, as well as revolutionary wars में भी आई. So I hope ये French Revolution आपको clear है. Then we have Napoleonic Code. Napoleonic Code हमने एक इंसान के बारे में पढ़ा अपने क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन में, नेपोलियन बोनापार्टे. जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो कब पैदा हुए? वो 1769 में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई 1821 में. तो उन्होंने फ्रांस को रूल किया. कहां से रूल? फ्रांस फ्रॉम, लेट मी राइट इट हियर. जो नेपोलियन ने फ्रांस को रूल किया 1799 से लेकर 1815 में. फिर 1815 में उनको एट द बैटल ऑफ वाटरलू डिफीट कर दिया गया था. ठीक है. सो रूल फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815 नेपोलियन ने रूल फ्रांस किया एंड assumed absolute powers in 1799 by becoming the first council. याद रखना बच्चा, जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्टे फर्स्ट काउंसिल बन गया फ्रांस का. He was the very first council of the France, जो पहला काउंसिल था फ्रांस का. सो इसने एब्सोल्यूट पावर्स एज्यूम की क्योंकि क्यों क्या बन गया? फर्स्ट काउंसिल ऑफ फ्रांस. तो इसने एक कोड निकाला, नेपोलियन ने एक कोड निकाला. उस कोड को आप बोलते हो नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड. दोनों नामों से जाना जाता है, आइदर नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड. सो आप नेपोलियनिक कोड भी इसको बोलते हो और सिविल कोड. और ये कब निकला बच्चा? इसने निकाला 1804 में. 1804 में. द डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसने एक कोड निकाला नेपोलियन ने जिसका नाम है सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड, और कब निकाला? 1804 में निकाला. सो इसके अकॉर्डिंग इसने कुछ चेंजेस की, कुछ मॉडिफिकेशंस की. सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब सिटीजन, सब लोग इक्वल है. इसने लॉ के सामने इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर दिया. सो established equality before law, that everybody is equal in front of law. Abolished all privileges based on birth, मतलब अगर किसी को उसके बर्थ पे कुछ privileges, कुछ rights मिलते थे वो उसने उसको abolish करवा दिया. मतलब अगर आप अमीर खानदान में पैदा हुए तो आपको ये सारे rights मिलेंगे, आप गरीब में हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. वो सारे जो चलता था जो उस सबको उसने abolish करवा दिया. So abolished all privileges based on birth. Improved transport and communication, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था उसको भी उसने नेपोलियन ने सुधार दिया. ठीक है. और इसने क्या किया? सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया, उनको भी उसने सिंपल कर दिया. यू नो दे वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसने उनको सिंपल कर दिया. एंड रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स इन टाउन्स, तो जो गिल्ड्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी टाउन्स में उसको भी उसने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया. एंड उसने अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम होता है बच्चा जब एक अमीर इंसान एक पीजेंट को तंग करता है, उससे ड्यूज मांगता है, रेंट मांगता है, तो उसको फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं. एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, जो पीजेंट्स थे वो एरिस्टोक्रेट्स के अंदर जो गुलामी करते हैं उसको सर्वडम बोलते हैं. तो उसने वो सारा सिस्टम ही नेपोलियन ने खत्म कर दिया. सो उसने अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम. सो हमने देखा नेपोलियन ने कितने अच्छे अच्छे काम किए अपनी सोसाइटी के लिए, फ्रांस के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए. लेकिन नेपोलियन ने एक कुछ ऐसी चीजें भी की जिससे लोगों को उससे नफरत होने लगी. तो उसने नेपोलियनिक कोड को छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी उसने की. क्योंकि मिलिटरली नेपोलियन प्रूव्ड टू बी एन ऑपरेसर फॉर द पीपल ऑफ द कंकर्ड टेरिटरीज. उसने टैक्सेशन एंड सेंसरशिप इम्पोज, मतलब वो लोगों से टैक्स लेता था बेफालतू का. और सेंसरशिप का मतलब होता है, मतलब आपको कोई प्ले लिखना है, कोई गाना लिखना है, कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छापनी है, अपना कोई राइट छापना है न्यूज़पेपर में, अब तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं छाप सकते हो. उसको हम सेंसरशिप बोलते हैं. सो उसने टैक्सेशन और सेंसरशिप पर इम्पोज एंड मिलिट्री सर्विसेज वर मेड मैंडेटरी. आप चाहो या ना चाहो आपको मिलिट्री, हर एक को मिलिट्री ज्वाइन करनी ही करनी है. तो नेपोलियन ने ऐसी कुछ चीजें की जिससे फिर लोगों को नेपोलियन से नफरत होने लगी. सो नेपोलियनिक कोड उसने एक बनाया, कहां पर हुआ? 1804 में बनाया. कोडिफाइड ऑल रीजनल एंड नेशनल लॉज इनटू वन सेंट्रल नेशनल लॉ. क्लियर लॉज विद क्लियर पेनल्टी, उसने क्लियर लॉ बनाए, क्लियर पेनल्टीज के साथ बनाए. मेंटेन कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल सोशल एंड फाइनेंशियल ऑर्डर.
became basis of European legal system to present day. So उसने militarily, एक और बात मैं बता देती हूँ कि उसने क्या ऐसा किया जिससे लोगों को उससे नफरत होने लगी. Militarily, Napoleon proved to be an oppressor for the people of the conquered territories. Taxation and censorship were imposed, and military services were made mandatory. I hope it is clear. Then we have European society. जो यूरोप की जो कंडीशन थी मिड 18th सेंचुरी में, वहां पर कोई नेशन स्टेट्स नहीं बन पाई. क्यों? नो नेशन स्टेट्स, बिकॉज यूरोप नेवर सॉ देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर. यूरोप ने कभी खुद को एक कॉमन आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर शेयर करते हुए नहीं देखा. हमारे बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो वहां पर नेशन स्टेट्स कभी नहीं बन पाए. So Europe was broadly divided into two classes during this period. इस mid 18th century में यूरोप दो classes में divide हो चुका था. एक था आपका the upper class, जिसको आप बोलते हो aristocracy, aristocracy, और दूसरा था आपका the lower class, जिसमें आप कहते हैं peasants, यानी कि peasantry. एरिस्टोक्रेसी में आपके एरिस्टोक्रेट्स आते थे. एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली अमीर लोग, और पीजेंट्री में आपके पीजेंट्स आते थे, यानी कि गरीब लोग. तो ये अपर क्लास और लोअर क्लास इनको बोला जाता था. ये दो क्लासेस थी जो यूरोप में बन चुकी थी उस वक्त, जो डिवाइड हो चुकी थी मिड 18th सेंचुरी में. तो एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? द लैंड ओनिंग क्लास, जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड था. वेट, it was not visible. Okay, so aristocracy कौन थे? The land owning class, जो land own करते थे उस क्लास को हम बोलते थे aristocrats. जिनके पास सबसे ज्यादा जो land own करते थे उनको aristocrats बोला जाता था. And dominant group था, मतलब वो यूरोप पे domination, वो dominate करते थे. numerically small थे, मतलब वो minority में थे. ज्यादा मेजोरिटी में पीजेंट्स थे, लेकिन फिर भी बट डोमिनेटेड यूरोप बोथ सोशली एंड पॉलिटिकली. दोनों तरीकों से वो यूरोप को डोमिनेट करते थे. सो न्यूमेरिकली स्मॉल बट डोमिनेटेड यूरोप बोथ सोशली एंड पॉलिटिकली. और फैमिलीज वर कनेक्टेड थ्रू मैरिज. मतलब अब वो मैंने आपको बोला कि वो माइनॉरिटी में थे, एरिस्टोक्रेट्स माइनॉरिटी में थे, तो वो आपस में शादी करते थे, क्योंकि वो गरीब खानदान में शादी तो करेंगे नहीं. सो उनकी जो फैमिलीज थी मैरिज से कनेक्टेड थी. फैमिलीज वो कनेक्टेड थ्रू मैरिज. उनका कॉमन इंटरेस्ट था और कॉमन लाइफस्टाइल था. जो एरिस्टोक्रेट्स का इंटरेस्ट था कॉमन था, लाइफस्टाइल कॉमन था. ओन्ड लार्ज कंट्री एस्टेट्स एंड टाउन हाउसेस. जो कंट्री एस्टेट्स होती थी, टाउन हाउसेस होती थी, वो कौन ओन करता था? यही अपर क्लास ओन करती थी. मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच. वो लोग फ्रेंच स्पोक करते थे. क्यों? क्योंकि फ्रेंच वाज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ द हाई सोसाइटी. कि बोलते हैं कि जो हाई सोसाइटी को बिलोंग करता था, जो हाई है, जिसका स्टैंडर्ड हाई है, वो फ्रेंच बोलेगा. ऐसा लोगों में ऐसा बिलीफ था. So spoke French, which was considered the language of the high society, numerically small but dominated Europe both politically and socially, and the land-owning class and families were connected through marriage. Basically, ये अमीर लोग थे. अब हम चलते, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेती हूँ, एरिस्टोक्रेसी थे ये लोग. एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं इस क्लास को, और इसको पीजेंट्री बोलते हैं. इसमें आपके एरिस्टोक्रेट्स आते थे और इसमें आपके पीजेंट्स आते थे. तो लोअर क्लास इनको बोला जाता था, इनको अपर क्लास बोला जाता था. जो पीजेंट्री थे वो उसमें पीजेंट्स आते थे. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पीजेंट्स. जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन जो पीजेंट्स थे वो मेजॉरिटी में थे. वो क्या थे? वो टेनेंट्स थे. टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार. वो किराए पे रहते थे. टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ओनर्स हु वर्कड एज सर्व्स. वो इनके अंडर गुलामी करते थे, एरिस्टोक्रेट्स के अंडर गुलामी करते थे. वो इसके अंडर सर्व्स की तरह काम करते थे. सो टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ओनर्स हु वर्कड एज सर्व्स एंड कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स. जो एरिस्टोक्रेटिक लॉर्ड्स का जो लैंड था, वो लोग ये पीजेंट्स इनकी लैंड को कल्टिवेट करते थे. Most were landless and worked as serfs. वो serfs की तरह इनके अंडर काम करते थे. और अब जो the growth, अब जैसे कि the growth हुई, किसकी ट्रेड की ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई. So the growth of trade and industrial production facilitated the growth of towns and rise of a commercial class of traders. Consequently, the new conscious, educated and liberal middle class emerged. एक liberal middle class emerged हुई, जो educated थी, जो conscious थी.
एंड पॉपुलराइज्ड नेशनलिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म को पॉपुलर कर दिया सारे लोगों में, यूरोप, थ्रू आउट यूरोप उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को फैलाया कि नेशनलिज्म क्या है, हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं, फीलिंग ऑफ वननेस क्या है, ये सब कुछ इन लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने फैलाया, एंड स्टूड फॉर द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और वो इस एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ खड़े हो गए, तो मिडिल क्लास का अब राइज हुआ. आई होप इट इज क्लियर. Next is what did liberal nationalism stand for? Liberal nationalism का क्या मतलब है? Liberal nationalism का मतलब है freedom of markets, government by consent, equality before law, and abolition of all state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. जो goods और capital को मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेने में उनमें बहुत सारी restrictions होती थी, उनको abolish करवा देना liberal nationalism का मतलब है. इसका मीनिंग, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म मीन? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, abolition of all state imposed restrictions on the movement of goods and capital, government by consent, equality before law. अब जो लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म became the main concern in Europe after the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिबरलिज्म यूरोप में मेन मुद्दा, मेन कंसर्न बन गया. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो लिबरल लोग थे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो थी, लोगों, नेपोलियनिक कोड ने लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि राइट टू वोट, लेट मी राइट इट हियर, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है बच्चा? राइट टू वोट मीन्स राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार. So universal adult suffrage was not granted to people by the Napoleonic Code. Men without property and women were denied the right to vote. वो men जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और औरतों को तो बिल्कुल ही राइट टू वोट नहीं था, मतलब वो वोट नहीं कर सकती थी. तो किसको सिर्फ वोट करने का अधिकार था? men with property, जिन लोग, मर्दों के पास प्रॉपर्टी थी, और वुमेन को तो टोटली नहीं था. And women were made subjects to the authority of men. और आपका जो markets were not free, markets free नहीं थे, as the 39 confederacies of France had their own laws, उनके अपने laws थे, जिसने किसके लिए प्रॉब्लम पोज की? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, कि हम फ्रीली मूवमेंट, हर एक कुछ मतलब देर के बाद हमें टैक्स भरना पड़ता था, तो उससे लोगों में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए प्रॉब्लम हुई. सो मार्केट्स वर नॉट फ्री एज 39 कॉन्फेडरेसीज ऑफ फ्रांस हैड देयर ओन लॉज व्हिच पोज प्रॉब्लम्स. किसके लिए प्रॉब्लम्स उसने पोज की? व्हिच पोज्ड प्रॉब्लम्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स. एंड देयर वर नो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, कोई स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स नहीं था. And no fixed rates on custom dues, which greatly affected the trade. कोई rates और measures का कोई system standard नहीं था, कोई fixed rate नहीं थी custom dues के लिए, जिससे trade बहुत ज़्यादा affect हुआ. तो अब जो liberal nationalism था, fused with this फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड विसार्ज्ड, उससे क्या हुआ? अब लिबरल नेशनलिज्म से क्या हुआ, क्या मिला हमें ये मिला कि एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड कर दिया गया. इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस की गई, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और आपका जो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मिल गया लोगों को, रिमूवल ऑफ टाउन रिस्ट्रिक्शंस, जो टाउन्स में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी रिमूव कर दिया गया, एंड बहुत सारी ऐसी इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई. तो बहुत सारी चीजें हुई जो हमें लिबरल नेशनलिज्म से मिली. So ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The liberalism derives from the Latin root. जो liber का मतलब होता है वो एक Latin word root से derive हुआ. liber का मतलब होता है free, आजाद. So for the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before law, as I said. So politically अगर हम liberalism को देखें, एक मिनट, पेन कहाँ गया? हाँ, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of aristocracy. Liberalism से हमें क्या मिला French Revolution के बाद? हमें end of aristocracy and clerical privileges, a constitution एक आई, representative government आई through parliament, और 19th century liberals also stated the inviolability of private property. So just a second. हाँ, so
इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर आप इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. सो ये सारा क्या था? लिबरल नेशनलिज्म. आई होप यू अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा लिबरल नेशनलिज्म के बारे में मैंने दिखाया है. लिबरलिज्म का मतलब होता है, लिबर का मतलब फ्री होता है, एक लैटिन वर्ड, लैटिन रूट से डिराइव हुआ था. द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग men. Men without property and all women were excluded from political rights. और एक अब क्या हुआ? अब हम पढ़ेंगे ज़ोल्वेरीन के बारे में. ज़ोल्वेरीन क्या था बच्चा? ज़ोल्वेरीन एक कस्टम यूनियन था. ज़ोल्वेरीन एक कस्टम यूनियन था जो 1834 में बना. कहां पर बना? एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया. प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से ज़ोल्वेरीन बना, एक कस्टम यूनियन बना. एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट. मोस्ट ऑफ द जो जर्मन में स्टेट थी उन सब ने ज़ोल्वेरीन कस्टम यूनियन को ज्वाइन किया. जो इससे क्या हुआ? इट एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ बैरियर्स मतलब जब आपको मूवमेंट, गुड मूवमेंट के लिए जगह जगह पर टैक्स देना पड़ता था, जगह जगह पर रुककर टैक्स भरना पड़ता था, तो इतना टाइम लग जाता था आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, तो उसने उसको अबॉलिश कर दिया. सब अगर आपको 30 टैक्सेस भरने पड़ते थे तो अब आपको सिर्फ 2 टैक्स भरने पड़ते हैं. किसकी वजह से? इस ज़ोल्वेरीन की वजह से. So in 1834 a custom union of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. So इसने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया और जहां आपको 30 टैक्सेस भरने पड़ते थे अब आपको सिर्फ 2 टैक्सेस भरने पड़े बिकॉज ऑफ ज़ोल्वेरीन. So it abolished tariff barriers and reduced the number of currencies to 2 from over 30. Okay, next. हाँ, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म क्या था. कंजर्वेटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म. ऐसा क्यों? वेट, हाँ, कंजर्वेटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या था? सबसे पहले कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव हम बोलते हैं ना दैट his father is very conservative, his mother is very conservative, she is very conservative, his teacher is very conservative. Conservative वो लोग होते हैं जिनको, जो पुराने ख्यालातों के होते हैं, जिनको पुराने ट्रेडिशंस, पुराने कल्चर, पुराने जमाने के बेसिकली लोग होते हैं, उनको कंजर्वेटिव्स बोलते हैं. तो कंजर्वेटिज्म क्या था? एक स्टैंड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स. ऐसे लोग जिनको मोनार्की पसंद था, चर्च पसंद था, सोशल हायरार्की पसंद था और फैमिली अलोंग जो नेपोलियन ने मॉडर्न चेंजेस लाई जो उनके काम आ रही थी वो उनको पसंद थी. ठीक है. So stands for the preservation of all traditional institutions such as the monarchy, the church, the social hierarchies and family along with the modern changes introduced by Napoleon. Conservatism as a political ideology arose after the defeat of Napoleon in 1815 at the Battle of Waterloo. मैंने बोला नेपोलियन को 1815 में डिफीट कर दिया गया. 1815 में डिफीट ऑफ नेपोलियन कहां पर डिफीट कर दिया गया? बैटल ऑफ वाटरलू में. ठीक है. तो किसने इसको डिफीट किया? 4 देशों ने. उनका नाम है बाप. शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए BART. बाप. बाप का मतलब होता है B से ब्रिटेन, A से ऑस्ट्रिया, R से रशिया एंड P से प्रशिया. जो प्रशिया है जर्मनी में पहले एक देश था लेकिन अब नहीं है. ठीक है. तो मैं बोल रही थी that conservatism as a political ideology arose after the defeat of Napoleon in 1815 at the Battle of Waterloo. जैसे नेपोलियन की डिफीट हुई उसके बाद कंजर्वेटिज्म का जो ख्याल आया लोगों में आया, कंजर्वेटिव्स में आया, जिनको पुराने ख्यालात पसंद थे, जिनको मोनार्की पसंद था, चर्च पसंद था, सोशल हायरार्की पसंद था और वो चेंजेस जो नेपोलियन की जो उनके काम आ रही थी वो पसंद थी. अब जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थे, कुछ कंजर्वेटिव रिजीम्स थे वो ऑटोक्रेटिक. वो लोग ऑटोक्रेटिक थे, मतलब उनको वो बादशाह का रूल, मोनार्की पसंद था एंड वर इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है बच्चा कि अगर कोई आपके खिलाफ आवाज उठाए, कि आपके खिलाफ कोई अपना ओपिनियन शेयर करे तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे.
were intolerant to criticism and dissent and adopted the censorship of press. उन्होंने बोला कि प्रेस की सेंसरशिप अडॉप्ट कर दी कि किसी को भी कोई हक नहीं है कोई प्ले लिखने का, कोई राइट लिखने का, कोई स्टोरी लिखने का without taking our permission. So adopted the censorship of press for curbing the liberal ideas and discouraged any question that challenged the legitimacy. अगर कोई भी उनके खिलाफ क्वेश्चन करता था जो उनकी legitimacy को चैलेंज करता था तो वो उसको डिस्करेज कर देते थे. So conservative regime set up in 1815 were autocratic. वो autocratic थे, उनको monarchy पसंद था, बादशाह का रूल पसंद था. They did not tolerate criticism and dissent. उनको criticism और dissent बिल्कुल पसंद नहीं था and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. So they imposed censorship. उन्होंने censorship लगा ली, laws to control what was said in newspapers. आपको book लिखनी है, play लिखने हैं, song लिखने हैं, and reflected the ideas of liberty and freedom. तो उसने ये सब कर लिया कंजर्वेटिव लोगों ने. तो आई होप ये आपको Zollverein conservatism भी समझ में आया होगा. अब एक कांग्रेस ऑफ वियना. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, कांग्रेस ऑफ वियना. अब 1815 में एक ट्रीटी साइन की गई. ट्रीटी का मतलब होता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. सो कांग्रेस ऑफ वियना एक ट्रीटी साइन की गई. किसने साइन की? 4 देशों ने साइन की. वो 4 देश कौन थे? BARP, जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था. एक था आपका ब्रिटेन, एक था आपका ऑस्ट्रिया, एक था आपका रशिया और एक था आपका प्रशिया. तो इन्होंने ये ट्रीटी साइन की 1815 में. So for drawing a new settlement for Europe and restoring the monarchies that were overthrown by Napoleon for creation of a new conservative order, इसके लिए ट्रीटी साइन की गई थी. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? द बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस. जिस बर्बन डायनेस्टी में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पावर छिन गया था वो वापस पावर में आई फ्रांस में, अकॉर्डिंग टू दिस treaty, this Congress of Vienna of 1815. So the Bourbon dynasty restored the power in France. उन्होंने रिस्टोर किया पावर फ्रांस में. और क्या हुआ? जो आपका फ्रांस was disposed of its conquered territories. फ्रांस को उसकी conquered territories से डिस्पोज कर दिया गया एंड मतलब फ्रांस की बाउंड्रीज पे टेरिटरीज लगा दी गई. और Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was set up in the south. और गिनोवा का साउथ में सेटअप कर दिया फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. अब इससे क्या हुआ? जो प्रशिया को क्या दे दिया गया? प्रशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज. प्रशिया को नई टेरिटरीज दे दी गई इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी. सेक्सोनी की पोर्शन को लेकर और नई टेरिटरीज प्रशिया को दे दी गई. एंड ऑस्ट्रिया को क्या मिला? ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इटली. ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिला किस पे? नॉर्दर्न इटली पे. एंड रशिया गॉट पोलैंड. तो ये सब क्या हुआ? किसके अकॉर्डिंग हुआ? कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 के अकॉर्डिंग ये सब चेंजेस हुई. और क्या हुआ बच्चा कि आपका जो मैंने आपको बोला कि कंजर्वेटिव लोगों ने वो चेंजेस नेपोलियन की अबॉलिश कर दी जो उन पे काम नहीं आ रही थी, लेकिन जो काम आ रही थी उनको उन्होंने रख दिया. सो नेपोलियंस कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वाज नॉट चेंज्ड. उनको क्यों चेंज नहीं किया गया? क्योंकि वो उनके काम आ रही थी. सो और ये जो आपकी जो ट्रीटी थी किसने लीड की थी? बाय प्रिंस क्लेमेंस वॉन मेटर्निच, इनको शॉर्ट में बोलते हैं ड्यूक मेटर्निच. ये इस ट्रीटी के होस्ट थे. पर्पस क्या था? रिस्टोर यूरोप टू इट्स प्री 1789 स्टेटस था कि इनको पुराने जमाने के जो 1789 से जो यूरोप का सिचुएशन थी उसको वापस लेकर आए, क्योंकि पुराने जमाने आपके ख्याल के लोग थे कंजर्वेटिव्स. सो क्रिएशन ऑफ कंसर्ट ऑफ यूरोप, peacetime alliance, periodic summit meeting to work out difference, military intervention to put down revolution or to prevent revolutionary outbreak, ताकि revolution ना हो, revolution को बंद कर दिया जाए, इसलिए ये ट्रीटी साइन की गई थी. वजह क्या थी? Congress set up system designed to destroy memory and of French Revolution and the ideas and principles it had unleashed. So I hope it is clear. Okay, thank you so much for watching this. I hope you understood it nicely. If you did, do not forget to like, share and comment, and do subscribe to my channel. I'll see you in my next lecture. This was part 1 of this lecture. I will make other parts also in which we will try to finish this chapter.
Thank you so much.